स्टडी एकेडमिक्स में आप लोग का स्वागत है। स्टडी एकेडमिक्स में जो है कि हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं क्रैश कोर्स क्लास 12th के यूपी बोर्ड माध्यम के लिए जो भी क्लासेस होंगी हमारी। ये जो क्लासेस होंगी यूपी बोर्ड के बोर्ड को देखते हुए बनाई गई हैं और ये क्लास जो है कि बोर्ड ओरिएंटेड है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें जो है बोर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही दी जाएगी, जितना ज़रूरी है, जितने से हम आपका काम कर सकें। ठीक है। हमें लगता कि जिन विषयों के बारे में या जिन टॉपिक्स के बारे में बोर्ड अक्सर जो है कि क्वेश्चनिंग करता है या जिससे बोर्ड जो है कि बार बार क्वेश्चन को पूछता है या रिपीट करता है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम जो है कि जैव अणु के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन से टॉपिक या कौन से चैप्टर को हम लोग शुरू कर रहे हैं? जैव अणु के बारे में। ठीक है। तो जैव अणु के बारे में हमारे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होगी। ठीक है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि हमें पता है कि हमारे चारों तरफ क्या होता है कि हमारे चारों तरफ जो पदार्थ पाए जाते हैं, चारों तरफ के पदार्थ के बारे में अगर हम बात करें तो चारों तरफ के पदार्थ जो हैं हमारे पास जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, हमारे आसपास जो भी पदार्थ होते हैं, हमारे पास आसपास जो है कि दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक होता है हमारे पास कार्बनिक पदार्थ और एक होता है अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है। तो हमारे पास जो अकार्बनिक पदार्थ जो सब कुछ हमारे आसपास जैसे होता है कि जो भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें अक्सर जो है कि हमारे पास अकार्बनिक पदार्थों का संचित या संग्रहण रहता है। और हमारे पास जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ ये मुख्यतः सजीवों के अंदर पाए जाते हैं। जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं ये सभी सजीवों के अंदर बनते हैं। और कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित हो, या फिर वह यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर निर्मित हुआ हो, उन्हीं पदार्थों को हम क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है। और जहाँ तक हमने देखा है कि मुख्यतः ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं, ये कार्बनिक पदार्थ सजीवों में ही पाए जाते हैं। ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? सजीवों के अंदर पाए जाते हैं। अब सजीवों के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ, अब वैसे ही हमारे चैप्टर का नाम क्या है आज? कि जैव अणु के बारे में पढ़ना। और जैव अणु एक प्रकार का क्या होता है? जैव अणु की अगर बात करें, जैव अणु एक प्रकार का क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। और हमें पता है कि कार्बनिक पदार्थ मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? सजीवों के अंदर। ठीक है। और तो जैव अणु एक प्रकार का, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक जैव और दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है अणु। ठीक है। जैव शब्द हमें बताता है, जैव शब्द हमें क्या बताता है? कि जीवित। जैव शब्द कहाँ से लिया गया है? जीवित। ठीक है। और अणु, अणु मतलब जो कि हमारे पदार्थ का निर्माण छोटे कण अणुओं से होता है या परमाणुओं से मिलकर होता है। तो उसी को लेकर के यहाँ बताया गया है कि वे पदार्थ या वे अणु जो कहाँ उपस्थित हों, जो कहाँ पे पाए जाएं, जीवित प्राणियों के अंदर पाए जाएं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। ठीक है। ये बात हमारी समझ में आ रही है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित या फिर सजीवों के अंदर उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं कार्बनिक पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसे बता सकते हैं कि जैव अणु जो है वो क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जो कि हमें कहाँ उपस्थित मिलेगा? कहाँ पे मिलेगा? ये कहाँ मिलेगा हमें? सजीवों के अंदर मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा हमें? सजीवों के अंदर। तो हमें अगर साधारण भाषा में अगर जैव अणु के बारे में बताना हो तो हम बोल सकते हैं कि जैव अणु वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि सजीवों के अंदर पाए जाते हैं या सजीवों के अंदर उनका निर्माण होता है। ठीक है। और ये जो मुख्यतः हमारे पास हमने बात की कि ये कार्बनिक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बनिक पदार्थ से रिलेटेड हमारे पास कई सारी जो है कि थ्योरी दी गई हैं। ठीक है। और कार्बनिक पदार्थ जो हैं ये क्या करते हैं? इनका निर्माण सजीवों के अंदर या फिर जो है कि ये जो है सजीवों के अंदर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि सजीवों की जो प्रणाली होती है, कार्य प्रणाली, कोई भी कार्य करने के लिए, जैसे सजीवों का जो मुख्यतः संरचना जो होता है, सजीव की जो संरचना होती है वो किससे मिलके बनी होती है? सजीवों की संरचना का निर्माण जो है कोशिका से होके, ठीक है, कोशिका से मिल करके होता है। सजीवों के संरचना का निर्माण किससे होता है? कोशिका से मिलके बनते हैं, या फिर ऐसे बात कर सकते हैं। और यही कोशिका क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है। यही कोशिका क्या करते हैं? कार्य करते हैं।
और इस कार्य के लिए कोशिका को क्या किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये जो ऊर्जा है ये कहाँ से मिलती है? इन्हीं कार्बनिक पदार्थों से मिल के मिलती है, ठीक है? तो हमारे पास सजीवों की कोशिका का संरचना हो या कोशिका के अंदर कार्य करना हो, तो ये सभी जो हमारे पास मुख्य रूप से जो भी हमारे पास कार्यात्मक प्रणाली है, जीवों के अंदर ये किसके द्वारा चलाई जाती है? जैव अणु के द्वारा चलाई जाती है। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे आसपास के पदार्थों की अगर बात करें तो हमारे आसपास कौन-कौन से पदार्थ उपस्थित हैं? अगर बात करें तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित हैं और जिसमें हम जानते हैं कि हमारे पास जो इतने भी निर्जीव वस्तुएँ हैं, उनके अंदर कार्बनिक पदार्थों का संचयन रहता है और जो हमारे आसपास जितने भी सजीव हैं, उनके अंदर किसका संचयन रहता है? कार्बनिक पदार्थों का। कार्बनिक पदार्थ होते क्या हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले पदार्थ और ये मुख्यतः सजीवों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं कि हमारे पास कि अगर हमें इसका डेफिनेशन देना हो कि जैव अणु होते क्या हैं, ठीक है? तो हम सीधे-सीधे कह सकते हैं कि जैव तंत्र अनेक प्रकार के जटिल अणुओं से मिलकर बना होता है। किस प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है? जटिल अणु, ठीक है? और ये जो जटिल अणु हैं, एक प्रकार के कैसे कैसे हैं? कार्बनिक है कि अकार्बनिक? ये एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है? और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं, ठीक है? जैव तंत्र कहने का मतलब क्या है कि सजीवों के अंदर जो भी कार्य प्रणाली चल रही है या जितने भी सजीव हैं उनके अंदर जितने भी जटिल जटिल मतलब होता है कि एकदम से इस तरह का स्ट्रक्चर मतलब कुछ कठिन संरचना जो पाई जाती है, ठीक है? जिनका निर्माण हम बाहर नहीं कर सकते हैं, उन्हीं अणुओं के बारे में बात की जा रही है कि जो जैव तंत्र में हमारे पास जितने भी जटिल संरचना वाले यौगिक पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? जैव अणु कहते हैं, ठीक है? मुख्यतः ये सजीवों में पाए जाते हैं, ठीक है? पाए जाने वाले क्या होते हैं? कार्बनिक अणु होते हैं, ये सारी बात हमने की है, ठीक है? ये परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा जैव प्रणाली का आणविक आधार बनाते हैं। तो ये जो हमने लिखा कि जैव प्रणाली का आणविक आधार बनाते हैं, आणविक आधार बनाने का मतलब ये है कि एक तरह से कि जितने भी जो सजीवों के संरचना का निर्माण हम जानते हैं कि प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। सजीवों के अंदर ऊर्जा का निर्माण जो है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा किया जाता है। तो जितना कुछ भी हो रहा है, जितना कुछ भी मतलब कि हर एक पदार्थ हमारे आस-पास अणु या परमाणु से मिलकर के बना है और एक प्रकार की ये ऐसे अणु या परमाणु हैं जो कार्बनिक होते हुए सजीवों के अंदर सारी क्रियाओं को चला पा रहे हैं, ठीक है? इसीलिए इनको कहा गया है कि एक प्रकार के ये ऐसे अणु या परमाणु हैं जो जैव प्रणाली को सक्रिय रखते हैं या उनको चलाते हैं। तो इसीलिए एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया है कि वास्तव में जैव अणु ही जीवन को बनाते हैं और सक्रिय रहते हैं, ठीक है? अब जैव अणु में हमारे पास अलग-अलग प्रकार हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे जैव अणु कार्बोहाइड्रेट क्या है? जैव अणु का एक प्रकार है। प्रोटीन, वसा, विटामिन, लिपिड और हार्मोन ये क्या है हमारे पास अलग-अलग प्रकार के जैव अणु हैं और ये सभी जैव अणु जो हमें दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, ये सभी के सभी कहाँ हमें जो है दिखाई देते हैं सजीवों के अंदर। ये सजीवों के अंदर पाए जाते हैं या सजीवों के अंदर इनका क्या होता है? मुख्यतः निर्माण होता है। ये बात अगर समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हमारी नेक्स्ट स्लाइड, ठीक? देखते हैं, ठीक है? तो अब देखो क्या है कि ये सब बातें तो हमारी होती रहेंगी कि इनका जो अध्ययन है, जैसे होता है ना कि हमारे पास अलग-अलग शाखाएँ बना दी गई हैं। किसी भी अध्ययन को अगर हमें करना है तो अध्ययन के अनुसार जैसे कि अगर हमें कोशिका का अध्ययन करना है, तो उसके लिए हमारे पास विज्ञान की अलग ही शाखा बना दी गई है। वैसे ही हमारे पास जब हम लोग क्या कहते हैं, अणु परमाणुओं का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको जीव विज्ञान कहते हैं। तो वैसे ही क्या है कि अब रसायन विज्ञान के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग कि ऐसे अणु परमाणु के बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं जो क्या कर रहे हैं जैव प्रणाली को सक्रिय रख रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए ऐसे पदार्थों को हम कहाँ किस ब्रांच में या किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? जैव रसायन के अंतर्गत। रसायन विज्ञान के अंदर भी कौन से ब्रांच के अंदर? जैव रसायन के अंतर्गत हम क्या करते हैं? जैव अणुओं की संरचना जितने भी हमारे पास जैव अणु हैं, उनकी संरचना किस प्रकार से होगी,
वो रासायनिक अभिक्रिया में किस तरीके से परिवर्तित होके किसी नए रासायनिक उत्पाद का निर्माण करेंगे या इनका रासायनिक संगठन किस प्रकार का होगा, इन सभी के बारे में जब हमें अध्ययन करना होता है, तो हम विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान के अंतर्गत जैव रसायन के अंतर्गत इन सभी का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब हमारा क्या है कि हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हमें क्या करना है, बोर्ड ओरिएंटेड क्या है, कम से कम समय में अपने बात को बताना है। ठीक है। तो अब हमारा जो है कि टॉपिक हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट नाम तो बहुत पहले से सुने हैं हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट सजीवों के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता, या फिर जो है कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। इस शब्द क्या है, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है, कार्बन के हाइड्रेट। एक बात समझ में आ रही है, कार्बन के हाइड्रेट मतलब कुछ ये क्या है, कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। ठीक है। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, कार्बन का हाइड्रेट। देखो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा है, इनको कार्बन के हाइड्रेट माना जाता था पहले, जिसके कारण बस इनका नाम क्या पड़ गया, कार्बोहाइड्रेट पड़ा। ठीक है। और ऐसा होता क्या है कि अभी हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक प्रकार का क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है क्या, हम एक नेक्स्ट स्लाइड में जो है बात करते हैं। ठीक है। हम जो है नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। हमने क्या बात कहा, कार्बोहाइड्रेट की बात की। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ये एक प्रकार का क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, जैव अणु होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, जैव अणु। ठीक है। अब हमें पता है जैव अणु है तो ये कौन सा पदार्थ होगा, कार्बनिक होगा कि अकार्बनिक, ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। ये कैसा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। मतलब कि इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, इसके अंदर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, और क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है कि कार्बनिक पदार्थ होते हुए ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जिसके अंदर क्या उपस्थित होता है, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। देखिए, अब यहाँ हमें क्या समझना है, एक हमने स्टेटमेंट जोड़ा है कि कार्बनिक पदार्थ ऐसे जिसके अंदर क्या उपस्थित हो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड उपस्थित हो या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन उपस्थित हो। अब हमें यहाँ दो शब्द दिख रहे हैं, एक हाइड्रोक्सी शब्द दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन दिख रहा है। ठीक है। तो हाइड्रोक्सी शब्द हमें पता है कि रसायन विज्ञान में हाइड्रोक्सी शब्द का इस्तेमाल जो है हम करते हैं, एक सेकेंड, हाइड्रोक्सी शब्द का इस्तेमाल कैसे करते हैं कि जो हमारे पास OH जो ग्रुप होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्सी समूह बोलते हैं। ठीक है। इस समूह को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं। ठीक है। और हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक समूह, क्रियात्मक समूह पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है। और हमारे पास कार्बन के साथ लगा डबल बॉन्ड, इस तरह के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें अगर हम समझ जाएंगे तो हमारा ये जो लेक्चर है क्या है, हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हो जाएगा और ये पूरा का पूरा चैप्टर हमें समझ में आएगा। ठीक है। देखिए, हमने क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार का जैव अणु है। ठीक है। और जैव अणु हमें पता है कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिसके अंदर क्या उपस्थित हो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन उपस्थित हो। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, हाइड्रोक्सी समूह मतलब ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल समूह हो और साथ साथ में क्या उपस्थित हो जाए, एल्डिहाइड हो जाए। और या फिर हम ऐसा बोल दें कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल समूह हो और साथ साथ में क्या हो, एक कीटोनिक ग्रुप उपस्थित हो या कीटोन का समूह उपस्थित हो, तो ऐसे हम जैव अणु को हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। ऐसे जैव अणु को हम क्या कहेंगे,
कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो हम कुछ जो है चीज़ें जो है थोड़ा साफ तरीके से बताएंगे। देखिए, फिर से बात करते हैं हम। हमने क्या कहा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है क्या? एक प्रकार का क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, जिसके अंदर क्या होगा? पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो हम कार्बन के साथ अगर इस तरह से कोई समूह उपस्थित है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कीटोन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कीटोन। ठीक है, और कार्बन के साथ ऐसे ही लगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और इधर कोई कार्बन की चेन आ गई तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड बोलते हैं। ये हमारा बेसिक सा है। बेसिक अगर हमें पता होगा तो हम चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब कीटोन हो या फिर एल्डिहाइड हो, लेकिन क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? हाइड्रोक्सिल समूह के साथ। ठीक है, मतलब हमारे कार्बनिक पदार्थ में पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन अगर उपस्थित होता है तो ऐसे पदार्थों को ही हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, इतना बात अगर समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे हम वहाँ वापस अपनी पुरानी स्लाइड्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चीज़ों को कुछ देखेंगे। देखिए, सभी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, अथवा या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनको हम जब जल के द्वारा अपघटित करते हैं तो हमारे पास क्या उपस्थित हो जाए? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वाले कार्बनिक पदार्थ उपस्थित हो जाए, या फिर वे कार्बनिक पदार्थ जिनका जल अपघटन हम करते हैं तो जल अपघटन के दौरान हमें कौन से फंक्शनल या कौन से क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक पदार्थ उपस्थित हो जाए? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, अब देखो, इसके बारे में हम बात ये इतनी हमारी हो चुकी है। अब कार्बोहाइड्रेट को प्रकृति के रूप में, जैसे कि हमारे नेचर में हमने क्या कहा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है? एक प्रकार का जैव अणु है। ये एक प्रकार का क्या है? जैव अणु है। तो ये जैव अणु का निर्माण या उपस्थित ये कहाँ पे होते हैं? सजीवों के अंदर होते हैं। ठीक है, तो मेनली कौन से सजीव? जैसे हमारे पास देखा जाए तो पादप और जंतु, मुख्यतः हमारे पास सजीवों की प्रणाली अगर देखें, सजीवों में जो है कि मुख्यतः दो ही प्रकार हमें अधिक रूप से देखने के लिए मिलते हैं। एक होते हैं पादप और दूसरे होते हैं जंतु। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट पादप और जंतुओं में से पादप में ही सबसे अधिक पाए जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? जंतु होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि पादपों में पाए जाने का एक मुख्य कारण होता है कि पादपों के अंदर एक क्रिया विधि होती है जिसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि द्वारा पौधों के अंदर या पादपों के अंदर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, और जो जंतु होते हैं इन्हीं पादपों के संग्रहण से अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, ये बात अगर समझ में आई है तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अब जैसे हम बात करते हैं कि पादपों के अंदर जो होता है कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किस रूप में संचित रहता है? स्टार्च के रूप में। ठीक है, और जंतुओं के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन है क्या है? ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही क्या है? ये रूप है। स्टार्च और ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट के क्या है? रूप है। कार्बोहाइड्रेट के ये क्या है? रूप है। ये बात अगर समझ में आ रही है। ठीक है,
तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट का हमारे, या फिर हम बोल दें सजीवों के अंदर क्या ही उपयोग है। कार्बोहाइड्रेट जो एक तरह का जैव अणु है, जैव अणु होते हुए इसके अंदर एक तरह से कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होते हुए इसका क्या ही कार्य होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, मुख्यतः सजीवों के अंदर ऊर्जा का निर्माण कराता है और कुछ हद तक संरचनाओं का निर्माण करता है। जैसे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान कराता है, ऊष्मा प्रदान करते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा और ऊष्मा का प्रदान कैसे करते हैं कि ये क्या कराते हैं, कार्बोहाइड्रेट खुद का दहन करके और अपने द्वारा ऊष्मा का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब संरचना की जब बात कर रहे थे, तो जो कोशिका झिल्ली की भित्ति होती है, ठीक है, या कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली के निर्माण में मुख्यतः किसका रोल होता है, कार्बोहाइड्रेट का रोल होता है। ठीक है, अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने, एक प्रकार की ये अणु ही है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक प्रकार के अणु या परमाणु, अणु और परमाणु के ही योग से क्या बन रहे हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का भी कुछ न कुछ सामान्य सूत्र होगा, क्योंकि इनके अंदर भी क्या उपस्थित है, अणु और परमाणु उपस्थित हैं। अणु और परमाणु के संयोग से ही तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का जैव अणु है, इसलिए इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CxH2O का होल वाई। जैसे, और इसी नाम से यहाँ दिख रहा है कि कार्बन के हाइड्रेट, मतलब ये क्या दिख रहे हैं, कार्बन के हाइड्रेट, इसीलिए इसका नाम कार्बोहाइड्रेट भी पड़ा था। तो कार्बन, अगर हम क्या, कार्बन का अगर x ले रहे हैं तो वाटर का हमें क्या लेना होगा, y यूनिट। तो हमारे पास ये कार्बन का, कार्बोहाइड्रेट का क्या है, सामान्य सूत्र है। ये कार्बोहाइड्रेट का क्या है, हमारे पास सामान्य सूत्र है, इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ हमारे पास उदाहरण जो हमें डेली लाइफ में, अपने जो दैनिक जीवन में जो है कि हमें दिखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ उदाहरण। जैसे क्या है, ग्लूकोज की बात करते हैं। जब भी हमें इंस्टेंट एनर्जी, मतलब तुरंत तत्कालिक ऊर्जा का निर्माण करना होता है, तो हम किसका उपयोग करते हैं, ग्लूकोज का। ठीक है, ये ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्यतः हम लोग इसको रक्त शर्करा कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये रक्त में पाई जाती है। जैसे ब्लड शुगर वगैरह के बारे में हमने सुना होगा, तो ये रक्त शर्करा, इसका जो सामान्य सूत्र होता है C6H12O6 होता है। इसका सामान्य सूत्र ये होता है। अब बात करते हैं सुक्रोज की। ठीक है, सुक्रोज क्या है, जो हमारा टेबल शुगर या फिर बोल दें कि जो साधारणतः हम लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं, तो साधारण जो चीनी शर्करा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सुक्रोज। ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, डाइसैकेराइड है। ये क्या है, डाइसैकेराइड है। ये क्या है, एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। और ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और स्टार्च क्या हमारे पास है, ये क्या है, ये क्या है, ये है पॉलीसैकेराइड। स्टार्च क्या है, पॉली सेक्राइड। आगे इसके बारे में हम बताएंगे, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे। अभी फिलहाल बस नाम के अनुसार बस हम इनको जान लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब सुक्रोज जो है कि साधारण, इसीलिए इसको साधारण चीनी शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला C12H22O11 है। ठीक है, स्टार्च जिसको हम मंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मंड कहते हैं, इसका जो हमारे पास सामान्य सूत्र है C6H10O5 का होल n, मतलब क्या है, n यूनिट्स अगर हम लेते हैं इस शुगर की, n यूनिट या n इकाई लेते हैं, तो हमारे पास क्या तैयार होता है, स्टार्च तैयार होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, तो इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास जल्दी से हमको इस पूरे पार्ट को कंप्लीट करना है, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण होता है, ये अलग अलग आधार पे होता है। जैसे हम भौतिक गुण आधार जैसे हो गया, भौतिक गुण में भी हम मुख्यतः किसके बात कर रहे हैं, स्वादानुसार, जो होता है ना कि स्वाद के अनुसार अगर बात करें, तो जैसे हम लोग हमारे पास कुछ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कि स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पे इनका नाम पड़ा है शर्करा और अशर्करा। ठीक है, तो अगर हम भौतिक गुणों के आधार पे कार्बोहाइड्रेट का अगर वर्गीकरण करते हैं, तो हमारे पास दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हमारे पास दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक होता है, एक हमारे पास होता है शर्करा, एक हमारे पास होता है शर्करा और एक होता है अशर्करा। ठीक है, एक हमारे पास होता है शर्करा और एक होता है हमारे पास अशर्करा। ठीक है, ठीक है, तो भौतिक गुणों के आधार पे हमारे पास क्या है, शर्करा है और अशर्करा है। ठीक है,
तो इसके अंदर जो है कि हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट दिखने में कैसे हों क्रिस्टली ठोस, जैसे चीनी। चीनी को अगर जब भी हमें याद आए भौतिक गुणों के आधार पे हमें क्या करना हो, वर्गीकरण करना हो, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि चीनी का हम याद करेंगे। चीनी चीनी मीठी होती है, शर्करा के तौर पे उसका शब्द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टली ठोस चीनी दिखने में कैसा दिखाई देता है, एकदम ठोस रूप में दिखाई देता है, ठीक है। स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। चीनी क्या होता है, चीनी का गलनांक क्या होता है, बहुत तीक्ष्ण ऐसे। और चीनी को जब भी जल में घोलते हैं तो आसानी से क्या होता है, घुल जाता है, ठीक है। ये बात कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया कि जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, मतलब एक प्रकार से बोल दें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सभी क्या हैं, ये सभी कौन से समूह के अंदर आते हैं, सकरा समूह पे। अगर इनके भौतिक गुणों के आधार पे इनका वर्गीकरण करें तो सकरा समूह के अंतर्गत ये आएंगे, ठीक है। और जब बात करते हैं असकरा की, तो असकरा दिखने में कैसा होता है, अक्रिस्टलीय है। इसका कोई ठोस आकार नहीं होता, मतलब ठोस तो होते हैं लेकिन जो है कि एक फिक्स, एक जो है कि क्रिस्टल के तौर पे नहीं होते हैं, ठीक है। ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं और ये तीक्ष्ण नहीं होते और ये जल में विलय नहीं होते। जैसे हमारे पास जितने भी मोनो और डाइसेक्राइड को छोड़ दिया जाए, जितने भी पॉलीसेक्राइड हैं, ये सभी कैसे होते हैं, ये स्वाद में मीठे नहीं होते, तो इसलिए स्वाद में मीठे ना होने की वजह से इनको असकरा कहेंगे। इनका भौतिक रूप बता दिया गया कि कैसे होंगे, अक्रिस्टलीय होंगे, ठीक है। बात करते हैं अब इसके आगे कि दूसरे वर्गीकरण की बात करते हैं हम। दूसरा जो वर्गीकरण है, दूसरा वर्गीकरण इनका अपचायक के आधार पे है, ठीक है। बहुत सारे शुगर क्या करते हैं कि अपचायक के तौर पे काम करते हैं, इनका परीक्षण करने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे नाम सुने होंगे हम लोग की टॉलेंस, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट विलियन, ये सभी चीज़ों का नाम सुने हैं, ठीक है। तो वे शकरा जो किसकी तरह काम करें, अपचायक की तरह। अपचायक का मतलब क्या होता है कि हमारे पास शब्द आते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, या फिर ऐसे हम अपचायक या उपचायक, अपचायक और उपचायक, ये शब्द हमें सुनने में आता है। तो जो खुद का क्या करें, अप जो खुद का क्या करें, उपचयन करें और दूसरों का क्या करा दें, अपचयन कराएं, तो वो किसकी तरह कार्य करते हैं, अपचायक की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो जो शकरा क्या करें, जो शकरा अपचायक की तरह कार्य करती हैं उनको हम अपचायक शकरा कहते हैं। देखिए यहाँ शब्द जो है, शब्द के हिसाब से चलेंगे, बहुत इधर उधर नहीं करेंगे। अपचायक अगर दिया गया शब्द में तो सीधे सीधे हम क्या बोलेंगे, वे शकरा जो अपचायक की तरह कार्य करती हैं वो अपचायक शकरा हो गई। और कौन कौन सी शकरा जो है अपचायक की तरह काम करती हैं, मोनो और डाइसेक्राइड। मोनो और डाइसेक्राइड के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं अभी, ठीक है। और सुक्रोज एक प्रकार का डाइसेक्राइड है, लेकिन सुक्रोज को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया, ये सभी कैसे हैं, ये सभी अपचायक की तरह काम करेंगे, ठीक है। बाकी सुक्रोज जो है अपचायक की तरह काम नहीं करता है, सुक्रोज अनअपचायक की तरह कार्य करता है, ठीक है। अब ये जो अपचायक शकरा का हमें महत्व कहाँ दिखाई देता है, जब हम लोग ये किसको अपचायक करने के लिए, कौन से परीक्षण को, टॉलेंस हो गए, फेलिंग्स हो गए, बेनेडिक्ट विलियन, ठीक है। टॉलेंस, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट विलियन को जैसे ही इनके अंदर हम क्या करते हैं, अपचायक शकरा जैसे मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड को जैसे ही मिश्रित करते हैं, तो ये उनको क्या कर देते हैं, उन सभी विलयन को अपचयित कर देते हैं। क्या करते हैं, अपचयित कर देते हैं। इसीलिए इनका अ, अपचायक प्रकृति के आधार पे इनका नाम क्या पड़ा है, अपचायक शकरा पड़ा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनअपचायक शकरा के बारे में, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जो शकरा अपचायक की तरह कार्य नहीं करेंगी उनको हम क्या कहेंगे, अनअपचायक शकरा कहेंगे, ठीक है। और हमने पता अभी इसके पहले देखा कि मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड ये अपचायक की तरह कार्य करते हैं। तो बाकी जितना भी बचा, बाकी बचा ही क्या, पॉलीसेक्राइड बचा, तो पॉलीसेक्राइड किसी तरह कार्य करेगा, अनअपचायक की तरह कार्य करेगा। ये जो है कि टॉलेंस, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को अपचयित नहीं करती हैं। और इसमें क्या, इसके अगर उदाहरण की बात करें तो पॉलीसेक्राइड जितने भी हैं वो क्या, अनअपचायक की तरह कार्य करेंगे, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ये सभी किसकी तरह काम करेंगी, अनअपचायक शकरा की तरह। और इसमें एक और महत्वपूर्ण क्या, सुक्रोज भी किसकी तरह कार्य करता है, अनअपचायक की तरह कार्य करता है। ये बात हमें ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद हम पहुंचते हैं कि का जल अपघटन के आधार पे जब हम कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की तरफ जब चलते हैं, तो हमारे पास जल अपघटन के आधार पे, किसके आधार पे, जल अपघटन के आधार पे हमारे पास जो है कि तीन प्रकार, ठीक है। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनो शब्द ही क्या बताता है हमें, मोनो शब्द का मतलब होता है एक, ठीक है। मोनो शब्द का मतलब ही होता है एक, इस मोनो शब्द का मतलब होता है एक,
इस मोनो शब्द का मतलब होता है एक, ठीक है। तो जब हमारे पास सिर्फ जब हम कार्बोहाइड्रेट को क्या कर रहे हैं, जल अपघटित कर रहे हैं, जल अपघटन के दौरान सिर्फ हमारे पास एक ही इकाई आए, कार्बोहाइड्रेट की सिर्फ और सिर्फ एक इकाई उपस्थित हो, तो उस जल अपघटन मतलब जल अपघटन कर रहे हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन कर रहे हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन संभव नहीं है, जल अपघटन संभव नहीं है, तो जल अपघटन करने के बाद अगर हमारे पास एक इकाई बचा है, एक ही इकाई है, तो उसका फर्दर तो जल अपघटन होगा नहीं, तो हम सीधे-सीधे क्या कह सकते हैं कि ये मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनका जल अपघटन नहीं होता, क्योंकि बाकी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनका हम जल अपघटन करके जो एक इकाई वाला सैकेराइड तैयार किए हैं, उसी एक इकाई को हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड बोलते हैं। ये भी कह सकते हैं, या फिर अगर हमें इसको परिभाषित करने के लिए अगर दूसरा तरीका देखना है, तो हम क्या कह सकते हैं, वे सरलतम कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता, क्योंकि एक इकाई को ही प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। इनका जो सामान्य सूत्र होता है मोनोसैकेराइड का, क्या होता है, CH2O का होल एन, ठीक है, जहां एन हमारा क्या 3 से 7 हो सकता है, मतलब कि हम क्या है 3 कार्बन से लेकर के 7 कार्बन तक की सकरा जो हमारे पास होगी, वो किसके अंदर आएगी, मोनोसैकेराइड के अंदर आएगी, ठीक है। अब ये दिखने में कैसे होते हैं, क्रिस्टली होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, जल में इनको क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं, ठीक है। प्रकृति में हमारे पास जो है कि 20 तरह के, ठीक है, मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं, ठीक है। ओलिगो, अब बात करेंगे हम किसके बारे में, ओलिगोसैकेराइड के बारे में बात करेंगे। ओलिगोसैकेराइड जो हमारे पास क्या है, ओलिगोसैकेराइड की बात करते हैं। लेकिन अभी कुछ हमारा मोनोसैकेराइड के अंदर क्या है, क्रियात्मक समूह के आधार पे हमारे पास मोनोसैकेराइड के 2 प्रकार होते हैं। ये वाला बात कर लेते हैं, इसके बाद जो है ओलिगोसैकेराइड की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो मोनोसैकेराइड जो है कि इसके अंदर अगर एल्डिहाइड अगर हमारे पास क्या हो, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, तो इस मोनोसैकेराइड को हम क्या बोलेंगे, एल्डोज। अगर हमारे पास कीटोनिक कौन सा क्रियात्मक समूह हो, कीटोनिक क्रियात्मक समूह हो, तो इस कीटोनिक क्रियात्मक समूह के आधार पे हम इस मोनोसैकेराइड को हम क्या बोलेंगे, जो है कीटोज शुगर, ठीक है। एल्डोज और कीटोज, तो मोनोसैकेराइड हमारे पास 2 प्रकार के हो गए, एक हो गया एल्डोज और दूसरा हो गया हमारे पास कीटोज, ठीक है। हाइड्रोक्सिक समूह के साथ-साथ हाइड्रोक्सिक, देखो हमें क्या करना है कि एल्डोज के बारे में जब बताना है, तो वे मोनोसैकेराइड जिनके अंदर हाइड्रोक्सिक समूह के साथ-साथ क्या उपस्थित है, एल्डिहाइड है, ठीक है, वो हमारे लिए एल्डोज हो जाएगा। वे हाइड्रोक्सिक समूह जिसके साथ, ठीक है, वे हाइड्रोक्सिल समूह जिनके साथ क्या उपस्थित हो जाए, कीटोन, मतलब वे मोनोसैकेराइड जिनके हाइड्रोक्सिल समूह के साथ क्या उपस्थित हो, कीटोन समूह, ठीक है। अगर 3 कार्बन का हमारा एल्डोज है, तो हम क्या बोलेंगे, एल्डोट्रायोज। अगर 4 कार्बन का है तो एल्डोटेट्रोज, और 5 कार्बन का है तो एल्डोपेंटोज बोलेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास 3 कार्बन का कीटोनिक समूह वाला मोनोसैकेराइड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कीटो ट्रायोज बोलेंगे। 4 कार्बन वाला अगर है तो कीटो टेट्रोज बोलेंगे, 5 कार्बन वाला है तो कीटो पेंटोज बोलेंगे। इतनी बात अगर समझ में आ गई है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, ओलिगोसैकेराइड की बात करेंगे, ओलिगोसैकेराइड के बारे में हम बात करेंगे, ठीक। देखो ओलिगोसैकेराइड, अब हमें पता है कि जब जल अपघटन करते हैं तो हमारे 3 प्रकार बनते हैं, एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड कहाँ आता है, ओलिगोसैकेराइड के अंदर। तो हम बात करते हैं मोनो और ओलिगो, और क्या होता है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो जब हम जल अपघटन या फिर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने के बाद एक ही इकाई हमारे पास प्राप्त हुई, तो उस एक इकाई को ही क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वह कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन संभव ही ना हो, वो हमारे लिए क्या है, वो मोनोसैकेराइड की तरह कार्य करेंगे, वो कार्बोहाइड्रेट को ही क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड कहेंगे। अब या फिर ऐसा कहें कि अब जब हम ओलिगोसैकेराइड की बात करेंगे, तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन अगर कर रहे हैं, जल अपघटन होने के बाद 2 से 10 हमारे पास क्या उपस्थित हो जा रहे हैं, 2 से 10 अगर मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ प्राप्त हो रही हैं, तो उनको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में हम उनको क्या कहेंगे, ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। ये भी जल में विलय होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं। तो सिर्फ स्वाद में मीठे कौन नहीं होते हैं, पॉलीसैकेराइड नहीं होते हैं, बाकी जितने भी हमारे पास मोनोसैकेराइड हो गया, ओलिगोसैकेराइड हो गया, सभी स्वाद में मीठे होंगे, ठीक है। जब इनका हम जल अपघटन करते हैं, तो 2 से 10 के बीच की इकाई प्राप्त होती है। अगर 2 इकाई प्राप्त होती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं, ठीक है। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पे मोनोसैकेराइड की 2 इकाइयाँ मिलती हैं, तो उनको हम डाइसैकेराइड कहते हैं। जैसे सुक्रोज को जब भी हम जल अपघटित करते हैं, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल, एक अणु ग्लूकोज का मिलता है और एक अणु किसका मिलता है, फ्रक्टोज का, ठीक है। जब मल्टोज का हम जल अपघटन करते हैं, तो हमारे पास एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु
ग्लूकोज का, मतलब 2 अणु सीधे-सीधे क्या ग्लूकोज के ही मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 यूनिट दिखाई दे रही हैं, 2 इकाइयाँ दिखाई दे रही हैं। तो 2 इकाई जब हम किसका जल अपघटन कर रहे हैं? सुक्रोज का। तो सुक्रोज हमारे लिए क्या हो गया? एक डाइसैकेराइड हो गया। तो सुक्रोज का जब हम क्या कर रहे हैं? जल अपघटन कर रहे हैं, तो हमारे पास दोनों के दोनों क्या मिल जा रहे हैं? मोनोसैकेराइड मिल जा रहे हैं। माल्टोज का जब हम क्या कर रहे हैं? जल अपघटन कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 क्या मिल रहे हैं? मोनोसैकेराइड मिल जा रहा है। तो जब हमारे पास ये हमारे लिए क्या हो गए? डाइसैकेराइड हो गए, ये हमारे लिए क्या हो गए? मोनोसैकेराइड। ये क्या है? ये मोनोसैकेराइड है, ये मोनो है, और ये क्या है? ये क्या है? ये डाइसैकेराइड्स हैं। ये इनका जब हम जल अपघटन कर रहे हैं, तो जल अपघटन के दौरान क्या हो रहा है? हमें मिल जा रहा है। ठीक है? ठीक है? तो हमारा जो है ट्राइसैकेराइड की बात करते हैं। तो ट्राइसैकेराइड जैसे जल अपघटन पर जो है हमारे पास मोनोसैकेराइड की 3 यूनिट अगर मिल रही हैं, तो हमारे पास क्या हो गया? ये किस प्रकार का हो गया? किस प्रकार का ओलिगोसैकेराइड? ट्राइसैकेराइड टाइप का ओलिगोसैकेराइड हो गया। ठीक है? जैसे एक एग्जांपल भी दिया गया है, रेफिनोज एक क्या है? ये ट्राइसैकेराइड है। इससे हमारे पास मोनोसैकेराइड की 3 यूनिट मिल रही हैं, एक ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है? ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ठीक? अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड। अब ज़ाहिर-सी बात है, इसका जब हम लोग जल अपघटन करते हैं, तो इसमें 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड की यूनिट मिलती हैं। तो अब जो पॉलीसैकेराइड होगा, इसका जो अणु भार होगा, ये क्या होगा? उच्च होगा। तो पॉलीसैकेराइड उच्च अणु भार वाले क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उच्च अणु भार वाले क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है? ये जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड की 10 से अधिक इकाइयाँ देते हैं। कितनी इकाइयाँ देते हैं? 10 से अधिक इकाई देते हैं। ठीक? अब जैसे अगर हम बात करते हैं, तो इसमें पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत जो है हमारे पास कौन-कौन से आते हैं उदाहरण? स्टार्च आता है, सेलुलोज आता है, और क्या आता है? ग्लाइकोजन आता है। ये सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है? अब इन चीज़ों को थोड़ा-सा और हम विस्तृत करके पढ़ते हैं। ठीक? जबकि बोर्ड के अंदर कभी-कभी इनकी संरचना दे दी जाती है, लेकिन अक्सर क्या है कि ये चीज़ें रिपीट नहीं, जितना हम बता रहे हैं, ये बोर्ड के अनुसार जो है रिपीटेड पार्ट जो है इसी में पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है? पॉलीसैकेराइड की जो संरचना होती है, ये कैसी होती है? अक्रिस्टलीय होती है, और ये जल में कैसे होते हैं? अविलेय होते हैं। ठीक है? इनका स्वाद मीठा नहीं होता, इनका स्वाद मीठा नहीं होता। ये बात हमें ध्यान देनी है कि इनका स्वाद क्या होता है? मीठा नहीं होता। ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि एक परीक्षण के बारे में हमसे एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है कि मॉलिस परीक्षण क्या है? 1 या 2 नंबर में आता है। ठीक है? तो जब हम लोग को कभी-कभी चेक करना होता है, कभी-कभी हमें परीक्षण करना होता है कि जो हमें कार्बनिक पदार्थ दिया गया है, और जो पदार्थ दिया गया है, ये कार्बोहाइड्रेट होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हमें एक परीक्षण करना होता है, मॉलिस परीक्षण। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मॉलिस अभिकर्मक का इस्तेमाल करते हैं। मॉलिस अभिकर्मक क्या होता है? जब हम अल्फा नेप्थॉल का, ठीक है, एथिल अल्कोहल में 10% विलयन जो तैयार करते हैं, इसी विलयन को हम क्या कहते हैं? मॉलिस अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है? तो हमें कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं याद, तो हमें सिर्फ क्या करना है कि जो हमारे पास पदार्थ, जिस पदार्थ को चेक करना है, उस पदार्थ को हम क्या करेंगे कि मॉलिस अभिकर्मक का जो है कि जलीय विलयन लेंगे, उस जलीय विलयन के अंदर उस पदार्थ को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। ठीक है? फिर उसमें उस पदार्थ, और जो हमारे पास विलयन तैयार हुआ है पदार्थ का और मॉलिस अभिकर्मक का, उस पदार्थ के अंदर बूँद-बूँद, या उस विलयन के अंदर हम बूँद-बूँद करके सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डालेंगे। ठीक है? तो इसका रंग कुछ देर के लिए लाल या भूरे रंग का क्या छल्ला बनाएगा, और बाद में ये कौन से कलर में, बाद में कौन से रंग में परिवर्तित हो जाएगा? बैंगनी। बाद में किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा? बैंगनी रंग में ये परिवर्तित अगर हो जाता है, तो मतलब कि हमारा जो पदार्थ है वो निश्चित ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। वो निश्चित ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इतनी बात अगर समझ में आ गई, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट का महत्व। कार्बोहाइड्रेट के महत्व की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट जो है कि हमारे शरीर में जो है कि दहन करके, ठीक है, खुद का दहन करके उत्पन्न करता है ऊर्जा। ठीक है? जिससे हमारे शरीर के कार्य प्रणाली में क्या होती है? ऊर्जा मिलती है, और हमारा शरीर जो है कार्य कर पाता है। ठीक है? अब जैसे कि हमारे पास एक उदाहरण दिया गया है कि हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि दहन की प्रणाली में, दहन में हमें अक्सर जो है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज़ का दहन कराते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो ग्लूकोज को जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करा रहे हैं? दहन करा रहे हैं, या इसको
जला रहे हैं, ठीक? ऐसा ही तो शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, तो क्या होगा कि हमारे पास कोई भी चीज़ जलती है तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, ये तो फिक्स है। साथ-साथ में हमें ऊर्जा की कुछ मात्रा निकल रही है, कितना? 2872 किलो जूल की ऊष्मा हमें क्या कर रही है? बाहर ये रिलीज़ हो रही है, बाहर निष्कासित हो रही है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है? अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसीलिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का ऐसा जैव अणु है जिसको हम जैव ईंधन कह रहे हैं। क्यों? ईंधन क्या होता है? ईंधन जो हमें ऐसा कोई भी पदार्थ जो हमें ऊष्मा प्रदान करे, ऊर्जा प्रदान करे, उसको हम ईंधन कहते हैं। और जो जीवित वस्तुओं में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कर रहा है तो वो हमारे लिए क्या होगा? जैव ईंधन होगा। तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार से क्या कहला सकते हैं? जैव ईंधन कहला सकते हैं। ठीक है? अब कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है? ये ग्लाइकोजन कहाँ संचित होता है? जंतुओं के अंदर, ये तो हमने पहले ही बताया। तथा स्टार्च जो है पादपों में संचित रहता है। तो ये ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सभी क्या हैं? सभी कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है? और ये ऊर्जा के तौर पे संचित रहते हैं। मतलब जब भी हमारे शरीर में ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन, ये स्टार्च क्या होते हैं? खुद का दहन कराते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। चाहे जंतु हो, चाहे पादप हो, उनको ऊर्जा का पूर्ण रूप से योगदान देते हैं, ठीक है? अब जो कुछ हमारे पास जो जीवाणु होते हैं, पादप होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति में भी किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? इनकी कोशिका भित्ति में भी कौन उपस्थित होते हैं? इनकी कोशिका भित्ति में कार्बोहाइड्रेट ही उपस्थित होते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, बहुत एग्ज़ाम्पल नहीं, कुछ एग्ज़ाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे हमारे पास ग्लूकोज़ की बात करते हैं, तो ग्लूकोज़ की संरचना मुख्यतः ये कैसा है? ये खुली संरचना है, ठीक है? अब ग्लूकोज की जो है कि चक्रीय संरचना भी होती है। तो हमें क्या देखना है कि ग्लूकोज, जब भी हम बात करते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का हम फार्मूला क्या लिखते हैं? C6H12O6 लिखते हैं, ये हम लिखते हैं, ठीक है? तो मतलब कितने कार्बन? 6 कार्बन। तो दिख रहा है 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, 6 कार्बन हमने बना लिए ऐसे, ठीक है? अब एक साइड में ये CHO ग्रुप क्या बता रहा है? देखिए ये क्या है? OH 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 दिख रहा है, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पॉलीहाइड्रॉक्सी, मतलब हाइड्रॉक्सी समूह कितने हैं? एक से अधिक हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? पॉलीहाइड्रॉक्सी। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास पॉलीहाइड्रॉक्सी समूह है। ये क्या है? ढेर सारे OH ग्रुप, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, मतलब पॉलीहाइड्रॉक्सी। और ये क्या है? कीटोन। तो ग्लूकोज हमारा एक प्रकार से क्या है? ये पॉलीहाइड्रॉक्सी। ये क्या है? हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। ये क्या है? पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है, ऐसे कह सकते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है, ठीक है? और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमें कीटोन दिख रहा है, बाकी OH OH OH। तो ये क्या है? ये हमारे लिए क्या है? पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन है। ये क्या है? पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन है, ठीक है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एक और बात कॉमन है, इसकी भी संरचना के लिए हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? C6H12O6। दोनों के सामान्य सूत्र एक है, ठीक है? जनरल फार्मूला क्या है? एक है। और ये एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर, मतलब क्या कह सकते हैं? समावयवता कह सकते हैं, ठीक है? इन दोनों की संरचना एक दूसरे के, बस संरचना अलग होने के कारण, इनके सामान्य सूत्र एक समान है लेकिन इनकी संरचना क्या है? अलग है, जिसके कारण एक दूसरे क्या है? समावय है, ठीक है? अब हम बात करते हैं इनके कुछ भौतिक गुणों के बारे में। इनके कुछ भौतिक गुण, क्योंकि बहुत ही कम चीज़ें हम पढ़ेंगे जिनसे हमारा क्या हो, बोर्ड में जो है कि सेलेक्टेड मार्क्स के जो है प्रश्न बन सके, ठीक है? देखिए ग्लूकोज क्या है, देखने में कैसा होता है? एक सफ़ेद और क्रिस्टली, क्रिस्टल जैसे चीनी होते हैं ना, चीनी के दाने क्रिस्टली है, ठीक है? तो वैसे ही ग्लूकोज क्या है? एक सफ़ेद क्रिस्टली ठोस है, ठीक है? सफ़ेद, इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। लेकिन फ्रक्टोज कैसा? निर्जलीकृत फ्रक्टोज क्या होता है? जिसमें पानी, जिसके अंदर से पानी का निष्कासन कर दे, पानी निकाल दें फ्रक्टोज के अंदर, तो इसका रंग क्या हो जाएगा? बिना रंग के रंगहीन हो जाएगा, ठीक है? और ये भी क्रिस्टली है, वो भी क्रिस्टली है, ठीक है? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज दोनों जल में क्या हो सकते हैं? विलय हो सकते हैं, घुल सकते हैं। एल्कोहल में ये थोड़े मात्रा में विलयन इनका हो पाएगा। और वहीं बात करें ईथर में, तो ईथर में ये जो है कि अघुलनशील या अविलय है, ठीक है? ग्लूकोज का गलनांक बिंदु क्या होता है? ज़्यादा होता है, 146 या फिर 146 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रक्टोज का जो गलनांक बिंदु होता है 102 डिग्री 102 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है?
अब बात करते हैं ग्लूकोज जो है दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है, जबकि फ्रक्टोज क्या होता है, वाम ध्रुवण गुणक होता है। ठीक है, अब ये सब चीज़ों के बारे में तो हम बहुत कुछ देख चुके हैं। मोनोसेक्राइड हम पूरा जितना जो कुछ भी पढ़े हैं, ठीक है। अब यहीं से हम इसको क्या करेंगे कि इसका एक चार्ट बनाएंगे, आज नहीं, इसका आप लोग को एक काम करना है कि आप लोग जितना कुछ भी बनाया गया है, एक बेसिक एक टेबल या चार्ट क्रिएट कर लेंगे, जिससे आपको आसानी से क्या हो जाए, ये सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएँ। अगर आप चार्ट नहीं बना सकते तो आप ऐसा करिएगा कि एक शॉर्ट नोट्स जो है कि जिनसे आप चीज़ों को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ, ठीक है?